नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ FRO का सोल्व पेपर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस सोल्व पेपर से हमारे सभी एग्ज़ामों का लेवल पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पेपर जो है, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए नॉर्मल है, और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए हार्ड है। तो दोस्तों, हमारी तैयारी से ही एग्ज़ाम का जो है लेवल का पता चलता है। अगर हमारी तैयारी अच्छी हुई तो कैसा भी पेपर हो दोस्तों, वो जो है हमारे लिए नॉर्मल होगा। ठीक है दोस्तों। और बच्चों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारी हर वीडियो से आपको एग्ज़ाम में 1 या 2% देखने को ज़रूर मिले। तो दोस्तों, हम अपने प्रयास पर कार्यरत हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो दोस्तों हम आपके लिए और भी अच्छे सोल्व पेपर लेके आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों, इसे नवाजा गया है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों, यह शुरू की गई है तेलंगाना ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल्नीफॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, जो विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी है, तो दोस्तों यह आयोजित की गई थी जापान में। ठीक है। जो 2021 में प्रदर्शनी हुई है, यह हमारे जापान में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों, इसमें भारत का रैंक है 46। ठीक है, 46वें नंबर पर है। तो दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों, यह एक संस्था है जो कि खाद्य सूचकांक दर्शाती है दोस्तों। तो इसमें प्रथम स्थान पे है हमारा गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है ई सोर्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है? तो दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है FI इंडेक्स, तो दोस्तों यह है फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो दोस्तों, यह बना है हमारा भुवनेश्वर। ठीक है। ये जो कि 100% कोविड-19 जो है लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 100% जो है टीकाकरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस ब्रांड का नाम है सोनचिरैया। ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। जो बड़ी लेवल की भर्ती होती है उनमें आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं प्यारे साथियों। तो अपनी तैयारी निरंतर रखें। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एक नियोजक यंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। ठीक है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो दोस्तों, यह जो है पहली बार भारत में उपयोग में लाया गया था सन 1978 में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, यह एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है। ठीक है दोस्तों। इससे जो है पर्यावरण का आकलन किया जाता है। जो कि नदी घाटी परियोजना होती है, जो भी हमारी नदी घाटी होती हैं उनकी परियोजना होती है दोस्तों, तो उसमें इसका पहली बार उपयोग किया गया था सन 1978 में। अगला प्रश्न है, नंजला बोर्डेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई हैं?
तो दोस्तों यह जो है हमारी ट्यूनीशिया की, ठीक है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है HCL फाउंडेशन ने, ठीक है। जो हमारे कारीगर होते हैं इन्हें सशक्त बनाने के लिए, जो हस्तशिल्प क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है दोस्तों, तो यह है माई ई हॉट, ठीक है। और ये जो जिस संस्था ने लॉन्च किया है इसका नाम है HCL फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों करंट का प्रश्न है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक जो संस्था है इनका जो अध्यक्ष जो है सत्य नडेला जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा और जो तैरता है सौर ऊर्जा संयंत्र है ये दोस्तों हमारे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था सन 1949 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसे कि शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रम्मान को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो रम्मान उत्सव है इसको जो है विश्व विरासत घोषित किया गया है सन 2009 में। अगला प्रश्न है, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों गणिका नाटक के लेखक हैं हमारे मौलाराम जी। तो दोस्तों मौलाराम जी जो है एग्जामिनरों के इतने फेवरेट है कि इनसे हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे मौलाराम जी के से जितने भी संबंधित फैक्ट हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखें। और दोस्तों हम भी इनके ऊपर एक वीडियो बना के लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक डैश के रूप में? तो दोस्तों जो हमारे अवतार सिंह पंवार जी हैं ये एक मूर्तिकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो दोस्तों जो हमारे नागेंद्र सकलानी जी हैं ये 11 जनवरी सन 1948 में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह घोषित किया गया है कोपनहेगन को, ठीक है। ये दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड जो एक संस्था है, तो जो यह अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट जो है 2021 में इसने जो है कोपनहेगन जो शहर है इसको सबसे सुरक्षित शहरों में प्रथम स्थान पर रखा है। अगला प्रश्न है, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडिएशन रिसर्च काउंसिल का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो सुनील लुल्ला जी हैं इनके इस्तीफे के बाद जो है नुकुल चोपड़ा को इनका CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है जो कि हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है, तो दोस्तों इसने जो है हमारी जो गंगा नदी है इसको जीवित प्राणी की संज्ञा दी है, ठीक है। इसको जो है जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, पुरोला में उत्खनित यज्ञवेदिका स्थल पर किस वंश ने संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है कुनिंद, ठीक है। कुनिंद वंश से जो है यहाँ से जो है तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो दोस्तों जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है दोस्तों यह कालसी से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों यह है हमारे चमोली जनपद का। ठीक है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों जो देवभूमि फिल्म है इसका निर्देशन जो है हमारे गोरान पेस्केलेविच ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारे जो उत्तराखंड है उसमें है 95 विकास खंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो दोस्तों यह है हमारे ललित उपाध्याय जी। ठीक है। ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, जबकि जसपाल राणा जी, उन्मुक्त चंद, ऋषभ पंत ये जो है हमारे उत्तराखंड से हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध विहार है दोस्तों यह है गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है। इसमें जो है हिम तेंदुए जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो हमारा हेली नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो ये दोस्तों पाए गए हैं हमारे रूपकुंड से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो दोस्तों जो हमारी वनजाति है वनराजी जो जनजाति है हमारे पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, रम्मान किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही है? तो दोस्तों यह रही है सन 2016 में। ठीक है। जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की जो झांकी है रम्मान यह भी इसका हिस्सा रही है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो दोस्तों यहाँ थे हमारे न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत जी। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हमारी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है यह हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक हैं? तो दोस्तों यह हैं गिरिजा दत्त नेथानी जी, ये पुरुषार्थ के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में जो है कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है। मंदिरों से भी हमारे सभी एग्जामों में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो मंदिरों की शैली और मंदिर कौन मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों, सभी आपको अच्छे से याद करने होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों जो होली हिमालय पुस्तक है ये हमारे ई शर्मन ओखले जी की है। ठीक है, होली हिमालय पुस्तक। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो दोस्तों कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ जाने जाते हैं हमारे अजयपाल जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो दोस्तों जो हमारा देहरादून जनपद है यह सन 1900 में जो है रेल मार्ग से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो दोस्तों खतलिंग हिमानी जो है हमारी भिलंगना नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो दोस्तों यह थे हमारे लोक रतन पंत गुमानी जी। ठीक है, खड़ी बोली के पहले कवि हैं हमारे लोक रतन पंत गुमानी जी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक प्रकार के रूप में। तो दोस्तों यहाँ जाने जाते हैं जो हमारे शिव प्रसाद जी हैं इन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इनका जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों यहाँ एक इतिहासकार भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
तो दोस्तों यह है हमारी कामेट। ठीक है, पहले स्थान पर नंदा देवी और दूसरे स्थान पे हमारी कामेट। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील है इसमें दोस्तों कार्बन, आयरन और क्रोमियम, ठीक है, इन तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारी हंसाने वाली गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? तो दोस्तों यह निरूपित करता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यह जो है दाब को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो दोस्तों जो चालक का प्रतिरोध है यह लंबाई पर भी, और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, दोस्तों यह जो है उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं। तो दोस्तों यह जो है इन सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है अनावर्ती बीज का सबसे विकसित गुण है, मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो अनावर्ती बीज का सबसे विकसित गुण है तो दोस्तों यह है कोनिफ्रेल्स। ठीक है, कोनिफ्रेल्स। अगला प्रश्न है बीज विकसित होता है। तो दोस्तों जो बीज है यह बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव में रक्त स्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों मानव में जो रक्त स्राव होता है दोस्तों यह जो है विटामिन के से होता है। ठीक है, जो विटामिन के होता है इसकी कमी से होता है। अगला प्रश्न है दूध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। तो दूध का जो आंशिक निर्जीवीकरण होता है यह होता है दोस्तों 62.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर 30 मिनट के लिए। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एक अवस्था में मेटा का निर्माण होता है। तो दोस्तों यह होता है मेटाफ्रेज। ठीक है, अगला प्रश्न है इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है। तो दोस्तों यह होती है प्रोटीन की। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? तो दोस्तों यह है हमारी रैम। तो दोस्तों इस परीक्षा में जो है हमारे साइंस से भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, जो बड़ी लेवल की भर्ती होती है उनमें साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है म्यूकरमाइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो म्यूकरमाइकोसिस रोग है ये कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? तो दोस्तों जो हमारा ऑक्टोपस होता है इसके 3 हृदय होते हैं दोस्तों, और जो इसके रक्त का रंग होता है दोस्तों यह नीला होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीकी है? तो दोस्तों यह जो हमारी GPRS, HCPA, LTE, दोस्तों यह सभी हमारी जो है चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। तो दोस्तों जो हमारी आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं इनमें दोस्तों जो IC चिप होती है हमारी सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों जो सती प्रथा है इसका जो प्राचीन साक्ष्य है यह हमारे एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधित्व का उल्लेख है? तो दोस्तों इसमें उल्लेख है हमारे मंजूश्री का। ठीक है, अगला प्रश्न है गोंडोफर्नीज किस राजवंश का शासक था? तो दोस्तों जो हमारा गोंडोफर्नीज है यह हमारा पहलव राजवंश का शासक था। अगला प्रश्न है पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो कूका आंदोलन है इसका नेतृत्व किया था राम सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट
सिकंदरा में दफनाया गया था? तो दोस्तों यह दफनाया गया था अकबर को, ठीक है। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरापुरा में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो दोस्तों यह था हमारे दबीर, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें हटाया गया था दोस्तों सन 1874 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध हुआ था सन 1658 में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का जो एकमात्र यहूदी वायसराय था यह था लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकरण नंदी के द्वारा की गई है? तो दोस्तों यह की गई है रामचरितम, ठीक है। रामचरितम जो ग्रंथ की रचना यह है, ये संध्याकरण नंदी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो दोस्तों जो स्वदेश मित्रम है, ये समाचार पत्र जो है तमिल में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाफ बाइट्स कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है एक निब्बल, ठीक है। हाफ बाइट्स जो है एक निब्बल कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 326, ठीक है। यह अनुच्छेद जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों पंचायतों के जो है 29 विषय जो है सूचीबद्ध किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो दोस्तों यह करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किस सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है प्रस्ताव संसद में, तो दोस्तों इसके होने चाहिए 2/3 सदस्य, ठीक है। 2/3 सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए जो है संसद के जो है 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों जो पंचायती राज से संबंधित है समितियां हैं, तो दोस्तों पहले हुई थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति, फिर दोस्तों GV राव समिति, और सबसे बाद में दोस्तों हमारी यह थी LM सिंघवी समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों यह करता है अनुच्छेद 213, ठीक है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है
इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो दोस्तों यह 6 वर्ष के लिए, ठीक है, इनकी समय अवधि होती है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। तो दोस्तों यह संविधान संशोधन है 61वां। ठीक है, जो संविधान संशोधन है जो भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है वह है हमारे 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत में जो मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र है यह हमारा जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। तो दोस्तों यह की गई थी सन 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है सन 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पादन का उपयोग करेगा। तो दोस्तों यह है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, यह भारत में प्रथम राज्य है जो कि अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है। तो दोस्तों यह है 21.54%। ठीक है, वन रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो दोस्तों यह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें जो है अनुसूचित जातियाँ जो हैं इनकी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबंध है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। ठीक है, यही कारण है जनसंख्या विस्फोट का दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो भारत की समुद्री तटरेखा है इसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है यह है रानीगंज। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारतीय एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है नोएडा में स्थित है। ठीक है, IWAI जो एक संस्था है इसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। तो दोस्तों जो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे यह थे हमारे काका साहब कालेलकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो जो दोस्तों जो भारतीय संविधान में विधि का शासन है तो दोस्तों यह है अनुच्छेद 14 में निहित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हमारे प्यारे साथियों हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।